डियर फ्रेंड, चैनल में आपका स्वागत है। आज हम डॉक्ट्राइन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन की सीरीज में नई डॉक्ट्राइन लेकर आए हैं, डॉक्ट्राइन ऑफ रिपगेंसी। इसके बारे में स्टूडेंट्स को लास्ट स्टूडेंट को काफ़ी डाउट रहते हैं, तो देखते हैं इस डॉक्ट्राइन में आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो ऑलमोस्ट लगभग आपके सारे डाउट इसमें क्लियर हो जाएंगे। तो पहला हम ये समझेंगे कि डॉक्ट्राइन ऑफ रिपगेंसी क्या है। दूसरे देखेंगे कि डॉक्ट्राइन ऑफ ऑक्यूपाइड फील्ड और रिपगेंसी में क्या डिफरेंस है, और इससे रिलेटेड कुछ लीडिंग केस ला भी देखेंगे। सबसे पहले कवर करते हैं व्हाट इज डॉक्ट्राइन ऑफ रिपगेंसी। तो रिपगेंसी वर्ड्स का मतलब जैसे आपको पता है इनकंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी बिटवीन एनी टू लॉ। जब दो कानूनों के बीच में इनकंसिस्टेंसी हो तो किसका कानून वैलिड माना जाएगा, कौन सा कानून वैलिड माना जाएगा, ये डॉक्ट्राइन ऑफ रिपगेंसी बताएगी हमको। आपको पता होगा जैसा आर्टिकल 254 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है, उसमें अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाती है और सेंटर गवर्नमेंट लॉ बनाती है और उनमें कन्फ्लिक्ट होता है, तो उस कन्फ्लिक्ट का जो निपटारा होता है वो आर्टिकल 254 के पॉइंट 1 और 2 की गाइडलाइंस में सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट करता है। ओके, अब दोनों की दोनों डॉक्ट्राइन, चाहे वो डॉक्ट्राइन ऑफ रिपगेंसी हो और डॉक्ट्राइन ऑफ ऑक्यूपाइड फील्ड हो, दोनों की दोनों इसी आर्टिकल 254 से रिलेटेड हैं। स्टूडेंट्स को बहुत कन्फ्यूजन होता है और कई टीचर तो यहाँ तक बताते हैं कि ये दोनों की दोनों डॉक्ट्राइन एक ही है। हालांकि फैक्ट ये है कि ये दोनों डॉक्ट्राइन एक नहीं होती हैं, इन दोनों में डिफरेंस होता है, लेकिन डिफरेंस बहुत मामूली होता है। और आज हम इस वीडियो में इस डिफरेंस को क्लियर करने वाले हैं। तो देख लेते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस समझने से ही आपको डॉक्ट्राइन ऑफ रिपगेंसी का मतलब समझ में आ जाएगा। तो देखिए, डॉक्ट्राइन ऑफ ऑक्यूपाइड फील्ड अप्लाई होती है उस समय पे जब किसी एक टॉपिक पे कौन अथॉरिटी लॉ बनाने के लिए कंपिटेंट है। जब ये डिसीजन करना हो, बहुत ही इनिशियल स्टेज में लॉ बनाने पे ये डॉक्ट्राइन अप्लाई होती है कि एग्जिस्टेंस ऑफ लेजिस्लेटिव पावर किसके पास है। ओके, तो जैसा आपको पता है कि शेड्यूल 7 की जो लिस्ट 3 है वो कंकरेंट लिस्ट है। कंकरेंट लिस्ट पे दोनों के दोनों लॉ बना सकते हैं, सेंटर भी लॉ बना सकता है और स्टेट भी लॉ बना सकता है। लेकिन जो लिस्ट 1 है उस पर सिर्फ पार्लियामेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना सकती है, और लिस्ट 2 शेड्यूल 7 की जो है उस पर सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकती है। तो अभी जब लॉ बनाने की बात आती है और ये कन्फ्लिक्ट होता है सेंटर और स्टेट के बीच में कि इस पे कौन कॉम्पिटेंट है लॉ बनाने के लिए, तो उस समय जब ये मामला कोर्ट में जाता है तो कोर्ट अप्लाई करता है डॉक्ट्राइन ऑफ ऑक्यूपेशनल फील्ड को आर्टिकल 254 के प्रावधानों के तहत में वो डिसाइड करता है। तो ऑक्यूपाइड फील्ड पे हमने अलग से वीडियो बनाया है, आप डिटेल में उसको देख सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं और उससे समझते हैं। जैसे कि आपका लिस्ट 2 जो स्टेट की है उसमें लैंड रिवेन्यू एक एंट्री में दिया हुआ है कि लैंड रिवेन्यू पे स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकती है। अब अगर ये कन्फ्लिक्ट होता है कि लैंड रेवेन्यू पे स्टेट लॉ बनाएगी या सेंट्रल लॉ बनाएगा, तो हालांकि ये बहुत क्लियर है, पर हम एग्जांपल के लिए इसको लेते हैं। तो चूंकि अभी लैंड रेवेन्यू से रिलेटेड लॉ बनाने का प्रोविजन लिस्ट 2 में है और जो स्टेट को ऑथोराइज है, तो वो ऑक्यूपाइड फील्ड में आ जाएगा कि इस पे लॉ बनाने का पावर है स्टेट गवर्नमेंट को। ओके, तो आप ये समझ लीजिए कि ऑक्यूपाइड फील्ड की जो डॉक्ट्राइन है वो लॉ बनाने में कौन कंपिटेंट है उसको डिसाइड करने के लिए यूज होती है। हालांकि डॉक्ट्राइन ऑफ रिपगेंसी का एप्लीकेशन उसके बाद में आता है। मान लिया किसी वजह से एक ही टॉपिक पे लॉ बन गए, स्टेट ने भी लॉ बना दिया और सेंटर ने भी लॉ बना दिया। लॉ बनाने के टाइम पे कोई कन्फ्लिक्ट नहीं आया, मे बी नॉलेज में नहीं आया होगा अथॉरिटी की, और दोनों ने लॉ बना दिया। बट उस लॉ पे जब वायलेशन हुआ और जब प्रोसीडिंग हुई और जब कोर्ट में मामला आया और तब वहां पे कन्फ्लिक्ट आया कि एक ही टॉपिक पे दो लॉ बने हुए हैं, अभी किसका लॉ अप्लाई किया जाएगा। तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं
कंकरेंट लिस्ट में जो एंट्री नंबर 10 है उस पे है ट्रस्ट या ट्रस्टी से रिलेटेड लॉ बनाने का। ओके, अब आपको पता है कंकरेंट लिस्ट में स्टेट भी लॉ बना सकती है और सेंटर भी लॉ बना सकता है। स्टेट को लॉ बनाने के लिए कुछ फॉर्मेलिटी है कि उनको सेंटर से पहले कंसेंट लेनी होती है और उसके बाद वो लॉ बना सकते हैं। चलिए वो बात पूरी हो गई, अब उन्होंने लॉ बना दिया। अब अप्लाई करने के टाइम पर अगर ट्रस्ट से रिलेटेड दो लॉ हैं, एक सेंटर का है और एक स्टेट का है, अब उसको जब अप्लाई किया जाएगा तो डॉक्ट्राइन ऑफ रिपगेंसी लागू करेगा सुप्रीम कोर्ट कि इन दोनों में से कौन सा लॉ अप्लाई किया जाए। अब इस केस में देखा यह जाएगा कि अगर ये दोनों लॉ इनकंसिस्टेंट हैं, जिसको इस डॉक्ट्राइन की लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि रिपगेंट हैं, तो जिस एक्सटेंट तक स्टेट लॉ रिपगेंट होगा उतना ही वो इनवैलिड माना जाएगा इस डॉक्ट्राइन ऑफ रिपगेंसी को अप्लाई करके। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा इन दोनों का डिफरेंस। रिपगेंसी एप्लीकेशन ऑफ लॉ के टाइम पे आती है, उस उन एक्ट को जब दो कन्फ्लिक्ट एक्ट को अप्लाई करना होता है एक्चुअली, तब डॉक्ट्राइन ऑफ रिपगेंसी अप्लाई होती है। आर्टिकल 254 ही रहता है, लेकिन जब बहुत ही बिगनिंग स्टेज पे किसी एक टॉपिक पे लॉ बनाने के लिए कि कौन कॉम्पिटेंट है ये डिसीजन लेना होता है, तो डॉक्ट्राइन ऑफ ऑक्यूपाइड फील्ड अप्लाई होती है। तो इस एक्सप्लेनेशन के बाद हम आगे कुछ लीडिंग केस देख लेते हैं इस डॉक्ट्राइन से रिलेटेड। इसमें एक लीडिंग केस है आईटीसी लिमिटेड वर्सेस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी AIR 2002। तो इसमें एग्रीकल्चर से रिलेटेड दो एक्ट कन्फ्लिक्ट में थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने एप्लीकेशन के टाइम पे चूंकि डॉक्ट्राइन ऑफ रिपगेंसी अप्लाई होता है, लॉ बन चुके थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि जितने एक्सटेंट तक स्टेट का लॉ इनकंसिस्टेंट से सेंटर के ला के, उतना ही वो इनवैलिड हो जाएगा और रिपगेंट हो जाएगा डॉक्ट्राइन ऑफ रिपगेंसी को अप्लाई करके। सेम ही करुणानिधि वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला, रिपीट करने की जरूरत नहीं है, कि जिस हद तक स्टेट गवर्नमेंट का लॉ इनकंसिस्टेंट होगा उस टॉपिक पे जिस पे सेंटर ने भी लॉ बनाया हुआ है, उतना वो रिपगेंट हो जाएगा या इनवैलिड करार दिया जाएगा। तो मुझे उम्मीद है आपको डॉक्ट्राइन ऑफ रिपगेंसी इन तीन टॉपिकों में क्लियर हुई होगी और इसके डिफरेंसेस भी आपको ऑक्यूपाइड फील्ड से समझ में आए होंगे। आप ऑक्यूपाइड फील्ड की डॉक्ट्राइन और डिटेल के लिए देख सकते हैं उसको समझने के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आपके अगर कुछ कमेंट्स हैं तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, मुझे उनका उत्तर देने में बहुत प्रसन्नता होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक करिए और अपने दोस्तों को उनके बेनिफिट के लिए सब्सक्राइब करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।